Hello students, welcome you back on behalf of Resonance. आज लास्ट डे लास्ट शिफ्ट जेई मेंस पेपर की केमिस्ट्री मेमोरी बेस्ड पेपर देख रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये मिला है अपन को, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स प्रेजेंट इन 3pr। वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं n माइनस एल माइनस वन। और यहाँ l एंगुलर नोड्स के बराबर ही है और नंबर ऑफ नोड्स पूछा तो n माइनस वन, लेकिन अपन को पूछा है रेडियल नोड्स। सो रेडियल नोड्स में n वैल्यू फॉर 3p 3 and l value is 1 and on substituting you are getting 1. So number of radial nodes for this 3p orbital is 1. Next, which of the following compounds have color due to dd transition? ये भी अच्छे क्वेश्चन है। इसमें देख लो KMnO4, K2Cr2O7, K2CrO4, इसमें ये MnO4 माइनस एंड Cr2O7 2 माइनस, CrO4 2 माइनस, इन तीनों आयन्स में metal is in their higher oxidation state. Mn is in +7 state, chromium is in +6 state, here also chromium is in +6 state. In these ions there is no unpaired electron. लेकिन ये कलर शो करेगा, पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज रेड कलर, पोटेशियम क्रोमेट येलो कलर शो करेगा। और ये कलर किसकी वजह से आ रहा है? चार्ज ट्रांसफर फिनोमिनन की वजह से आएगा। और फिर CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसमें कॉपर इज इन +2 स्टेट and its configuration, if you see, it is 3d9 4s0 configuration. इसमें ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो इसमें ये dd ट्रांजिशन दैट इज T2g से Eg dd ट्रांजिशन पॉसिबल है। सो इसकी वजह से ये ब्लू कलर शो करेगा। सो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी? ये भी अच्छे क्वेश्चन है। इसमें सारे मेटल्स गिवन आर डी ब्लॉक मेटल्स। अब इस डी ब्लॉक मेटल्स में जिसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एटाइन होगा वो ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी शो कर सकता है। दैट मीन्स यहां Mn के लिए 3 आर्गन 3d5 4s2 कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 3d5 से। मतलब ये 3d5 इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, सो इट इज मोर स्टेबल। सो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। और बाकी तीनों में देख लो, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन भी निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए कंपैरेटिवली Mn से भी कम एनर्जी चाहिए। और यहां तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और यहां सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट, यहां भी देख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तीसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी ये आसान से दे सकता है क्योंकि ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। तो इसलिए यहाँ किसमें थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने की चांस है? Mn में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम से ये भी शानदार क्वेश्चन है। सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन 100 ml ऑफ प्योर वाटर इज W ग्राम। फाइंड आउट KSP of calcium phosphate. M is the molecular mass of calcium phosphate। और आपको solubility product ये weight and molar mass के टर्म्स में दिया है। देखो कैल्शियम फॉस्फेट डिसोसिएट होने से कैल्शियम आयन्स और फॉस्फेट आयन्स प्रोड्यूस करेगा और इनकी सॉल्युबिलिटीज हम ले रहे हैं तो 3s एंड 2s। और s को हम मोल्स पर लीटर में एक्सप्रेस करेंगे। मोल्स मीन्स वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट एंड वॉल्यूम को लीटर्स में
कन्वर्ट करने के लिए यदि वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दिया तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, तब आपको ये मिलेगा 10W/m। यहां मोल्स मीन्स वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम इज 100 मिलीलीटर है, इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए ये 100/1000 किया, तब आपको ये मिल गया 10W/m। ठीक है बच्चों, अब इसको हम यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एस वैल्यू को। ये KSP इक्वल टू यू नो इट इज 3s होल क्यूब इंटू 2s स्क्वायर, एंड एस वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करने से कितनी आ रहा है 108 इंटू 10 पावर 5 इंटू W/m पावर 5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिड्यूसिंग पावर। ये जनवरी अटेम्प्ट के सेशंस में सभी पेपर्स में ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन आ गई। किसी पेपर में तो ये स्टेटमेंट जैसा पूछा है, किसी में तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ रिड्यूसिंग नेचर के जैसा पूछा है। अब इस पेपर में भी ये क्वेश्चन ऐसा पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें टॉप टू बॉटम द रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस, सो इसमें NH3 से BiH3 इन ए ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा, सो हाईएस्ट रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा BiH3 बिस्मथाइन। नेक्स्ट वन, बोथ D ब्लॉक एंड P ब्लॉक कंसिस्ट्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहां देख लो, ये D ब्लॉक में और P ब्लॉक में दोनों की बात कर रहे हैं। यहां तो P ब्लॉक में हम जानते हैं मेटल्स नॉन मेटल्स मेटलाइड्स तीनों होंगे, लेकिन D ब्लॉक में सिर्फ मेटल्स ही होगा, देयर विल बी नो नॉन मेटल्स, सो इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, सेकंड स्टेटमेंट, नॉन मेटल्स इन जनरल हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोर आयनाइजेशन एनर्जीज देन मेटल्स, सही है। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा और आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट सही है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत और सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो फिर आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, ये 14th ग्रुप की क्वेश्चन है। इसमें SiO2 एंड GeO2 आर एसिडिक, यस। कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिका and germanium oxide are acidic in nature, and SnO2 and PbO2 tin oxide and lead oxide are amphoteric in nature, yes, ये amphoteric oxides है। Next, statement 2, the allotrope of carbon has unique catenation property due to p-pi d-pi bonds, ये गलत है। इसमें ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी का रीजन है, इसमें p-pi बॉन्ड्स की वजह से, बट नॉट p-pi d-pi बॉन्ड्स, तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट गलत है। सो आंसर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, among Mn3+ and chromium2+, chromium2+ is reducing agent and Mn3+ is oxidizing agent. And statement 2, half filled electronic configuration is more stable. Let us see in the chromium2+ and Mn3+, chromium2+ strong reducing agent की जैसे एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि chromium2+ में क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हैं, आर्गन 3d5 4s1 एंड +2 स्टेट में इट इज argon 3d4 4s0 and +3 state में it is argon 3d3 4s0। अब ये 3d3 कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो तब इसमें ये d ऑर्बिटल्स स्प्लिटिंग में T2g orbitals are half filled. So when the T2g orbitals are half filled in chromium +3,
it gets more stability because of D3 configuration. इसमें T2G 3 कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये ज्यादा स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड टू अटेन दिस T2G3 कॉन्फ़िगरेशन. एंड whereas Mn3 plus and Mn2 plus, इसमें Mn3 में आप ऑब्जर्व करेंगे Mn का कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d5 4s2. अब Mn2 means it is argon 3d5 4s0. Mn3 means it is argon 3d4 4s0. So D4 कॉन्फ़िगरेशन से D5 कॉन्फ़िगरेशन अटाइन हो गया तो तब इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी Mn2 की. तो Mn3 से Mn2 कन्वर्ट होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसलिए यहां Cr2 ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, Mn3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा बिकॉज टू अटाइन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस. Cr2 से Cr3 में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? बिकॉज हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन. और Mn3 से Mn2 में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? टू अटाइन स्टेबल D5 कॉन्फ़िगरेशन. सो यहां आपको दो स्टेटमेंट्स में, पहले स्टेटमेंट among Mn3 and Cr2 is reducing agent and Mn3 is oxidizing agent. So this is the correct statement. And statement 2, half filled electronic configuration is more stable. Yes, दोनों स्टेटमेंट्स सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. In pi bonding molecular orbital, electron density is not present above and below the intermolecular axis. Second statement, pi star antibonding molecular orbital has two nodal planes. Let us see. Here pi molecular orbitals, how these are formed? When px orbitals of two atoms intermixes, then you will get pi 2px and pi star 2px. ये तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस के अबव एंड बिलो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, लेकिन यहां तो आपको गिवन है इन पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट प्रेजेंट. तो ये गलत होगी, क्योंकि यहां तो मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस के अबव एंड बिलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा, लेकिन यहां नॉट प्रेजेंट दिया है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है. और दूसरा स्टेटमेंट था ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टू नोडल प्लेन्स है. यस, ये भी नोडल प्लेन है, ये भी नोडल प्लेन है. सो ये दोनों नोडल प्लेन्स है. सो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टू नोडल प्लेन्स है. सो ये दोनों स्टेटमेंट्स में पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है. ओके बच्चों, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, निकेल 2+ DMG plus NH4OH gives 6-membered covalent chelate and Persian blue has iron in both +2 and +3 state. ये क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन है. अब इसमें निकेल 2+ डाइमिथाइल गयोक्सिमेट से कंबाइन होने से ये रोजी रेड प्रेसिपिटेट बनता है. इस रोजी रेड प्रेसिपिटेट वाले कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे. यहाँ कितने मेंबर्ड रिंग बन रहा है, यहाँ देख लो. ये हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले रिंग्स देखेंगे, ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग है. लेकिन कोवलेंट बॉन्डेड वाले रिंग्स देखेंगे 1 2 3 4 5. सो 5 मेंबर्ड कीलेट रिंग है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले 6 मेंबर्ड है. लेकिन आपको दिया है स्टेटमेंट में ये 6 मेंबर्ड कोवलेंट कीलेट बनेगा, ये तो गलत है.
ये 5 मेंबर्ड कोवलेंट कीलेटी बनेगा। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरा स्टेटमेंट, प्रेशियन ब्लू में आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में रहेगा। यस, ये प्रेशियन ब्लू की फार्मूला है Fe4 FeCN6 थ्राइस। इसमें आयरन, बाहर वाले आयरन +3 स्टेट में, अंदर वाले आयरन यहाँ +2 स्टेट में रहेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है और पहला स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस CONH3 6 टाइम्स +3 एंड COF6 3 माइनस। इसमें ये गिवन है स्पिन फ्री स्पिन पेयर्ड। ये स्पिन फ्री स्पिन पेयर्ड को आप ऐसे भी समझ सकते हो, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में ये वर्डिंग हाई स्पिन लो स्पिन यूज करते हैं ना, इसके अलावा ये वर्डिंग भी यूज कर सकते हैं, स्पिन फ्री एंड स्पिन पेयर्ड। जिसमें हाई स्पिन है उसको हम स्पिन फ्री कहेंगे, जिसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है वो स्पिन पेयर्ड कहेंगे। तो इसमें स्पिन फ्री एंड स्पिन पेयर्ड कौन हो सकता है? यहाँ हेक्सामीन कोबाल्ट 3+ में NH3 इज इन स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है। ये +3 स्टेट में NH3 स्ट्रांग फील्ड लिगैंड है। तो स्ट्रांग फील्ड लिगैंड के प्रेजेंस में कोबाल्ट +3 के लिए 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तब इसमें T2G 222 EG 00 ये कॉन्फ़िगरेशन आएगा। अब इसमें ये D2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब यहां आप ऑब्जर्व करेंगे यहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको हम कहेंगे स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। और दूसरे कॉम्प्लेक्स देख लो, COF6 3 माइनस, फ्लोराइड आयन इज वीक फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड के प्रेजेंस में D6 सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन आप ऑब्जर्व करेंगे T2G 211 EG 11 होगा। अब इसमें ये sp3 D2 हाइब्रिडाइज्ड होगा और यहां तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है, तो इसको हम कहेंगे स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। सो ये स्पिन पेयर्ड एंड स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है। यहां ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है, ये स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है। सो hexamine cobalt 3+ is spin paired and hexafluorocobalt 3- is spin free complex है। Next, a 10 milliliters of hydrocarbon CXHY on combustion gives 40 ml carbon dioxide and 50 ml water. Calculate the value of X plus Y. ये हाइड्रोकार्बन कंबशन की जनरलाइज्ड फार्मूला CXHY plus X plus Y by 4 O2 gives XCO2 plus Y by 2 H2O. इसमें वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन गिवन दैट इज C 10 ml एंड कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम गिवन 40 ml एंड वाटर की वॉल्यूम भी गिवन ये 50 ml है। सो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो इसको हम ये 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 मोल, 4 मोल, 5 मोल ये ले सकते हैं। अब इससे x वैल्यू कितना हो रहा है 4 एंड y by 2 वैल्यू 5, सो y वैल्यू 10, सो आंसर कैन बी C4H10। अब x प्लस y वैल्यू इज 4 + 10 14 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, फाइंड डेल्टा G0 इन kilojoule per mole at 300 Kelvin if K equilibrium equal to 10 and given R equal to 8.314 joule mole inverse Kelvin inverse. If delta G0 is x into 10 power minus 1, find x. So x value बताना है। इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही है, यू नो डेल्टा G0 is minus RT ln K equilibrium। अब इसमें इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं बेस्टन लॉगरिथम वाले में 2.303 into RT log K equilibrium। log K equilibrium में K equilibrium वैल्यू गिवन है 10 एंड R वैल्यू भी गिवन है 8.314, टेम्परेचर भी गिवन है 300 Kelvin। by substituting the data and calculation you will get 57.4 into 10 power minus 1। so answer मैग्नीट्यूड्स में राउंड ऑफ करके नियरेस्ट इंटीजर में बताना है तो इसमें 57 होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। अब इसमें
KMnO4 plus oxalic acid gives Mn2 plus CO2. For this reaction, log K equilibrium value is 3.55 into 10 power x, then determine x. इसमें ऑक्सलेट की ई नॉट वैल्यू MnO4 माइनस Mn2 प्लस की ई नॉट वैल्यू गिवन है. अब इसमें देख लो, ये रिएक्शन में Mn+7 से Mn+2 रिडक्शन वाले में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ टोटल ये रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 10. सो यहाँ n वैल्यू कितनी हो जाएगी 10. अब ई नॉट सेल हम कैलकुलेट कर रहे हैं. ई नॉट सेल वैल्यू यहाँ तो आपको गिवन है ये वैल्यूज, तो इन वैल्यूज से हम कैलकुलेट किया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बिकॉज इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ले रहे हैं. तो ये 0.59 प्लस 1.51 दैट इक्वल टू 2.1. अब ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 बाई n लॉग के इक्विलिब्रियम. अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करके लॉग के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर रहे हैं. तो लॉग के इक्विलिब्रियम वैल्यू आ गया 3.55 इंटू 10 पावर 2. सो आपको यहाँ ये वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो यह 3.55 इंटू 10 पावर x गिवन है, तो x वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इथिलीन ग्लाइकॉल ऑफ x किलोग्राम इज मिक्स्ड विथ 18.6 grams of solvent. The depression in freezing point of the solution is 24 degrees Celsius. Calculate the value of x. Given Kf equal to 1.86 degrees Celsius per molar. Molecular weight of ethylene glycol is 62 gram per mole. अब इसमें डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M. यहाँ तो ये I वैल्यू तो 1 है इथिलीन ग्लाइकॉल नॉन इलेक्ट्रोलाइट. 24 इक्वल टू यहाँ तो डेल्टा TF वैल्यू 24 गिवन है एंड I वैल्यू 1, KF value 1.86 into molality weight by molecular weight into 1000 by weight of solvent. So weight of solvent is 18.6 gram. Now on solving you will get x value nearest to 15. So answer 15 होगा. Okay students, that's it in this paper and I hope you did well. Once again we will meet again in the next session. Thank you.